चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। हम बात कर रहे थे रेप्लिकेशन की, है ना, कि कैसे यहाँ पे जो डीएनए मॉलिक्यूल है वो रिप्लिकेट हो रहा है ना, कैसे उसका द्विगुणन हो रहा है। तो द्विगुणन में आगे ठीक है। द्विगुणन में क्या चीज है, दरअसल यहाँ पे कुछ एंजाइम भी चाहिए होते हैं। वो एंजाइमों के नाम हमको बहुत अच्छे से याद रखना है। और जब यहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो क्या होता है, जो डीएनए है वो ऐसे एक वाई आकार की डिजाइन बना लेता है ना। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ये डीएनए हो गया, तो डीएनए यहाँ पर क्या चीज हो रहा है, सबसे पहले कुंडलित था, है ना। तो कुंडलित था, साथ में दूसरी चीज क्या थी, उसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड थे, है ना। हाइड्रोजन बॉन्ड रहते हैं ना। तो वो जो अकुंडलित है, दोनों श्रृंखलाओं को सबसे पहले अलग अलग करना होता है ना। अब यहाँ पर ये चीज होती है कि डीएनए इतना बड़ा है कि हम उसको दोनों श्रृंखलाओं को एकदम अलग भी नहीं कर सकते, है ना। दूसरी चीज यहाँ पे अगर हम सारे के सारे डीएनए को एक साथ अगर अलग करते हैं और फिर उसकी अगर कॉपी करना अगर स्टार्ट करते हैं, तो हमारे को बहुत ज्यादा यहाँ पे एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। उतनी एनर्जी हमारी बॉडी या जो हमारी सेल है जिसके अंदर में रेप्लिकेशन हो रहा है, वो हमारी उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए क्या चीज होता है, डीएनए के अंदर में एक छोटी सी जगह, है ना, जैसे यहाँ पर हम बोले तो इसके अंदर में हर एक डीएनए के अंदर में क्या रहना है, एक इनिशिएशन साइट रहना है ना, या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन पॉइंट रहना है। उस पॉइंट से क्या होता है, डीएनए का जो द्विगुणन है या रिप्लिकेशन है वो स्टार्ट होने वाला रहता है ना। तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, ओरी कहलाता है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन पॉइंट, है ना, वहां से। तो सारा का सारा डीएनए एक साथ नहीं खुल रहा है, सिर्फ क्या चीज, ये अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं, बहुत लेट लेट आ रहे हैं। तो उस वाले पॉइंट से सिर्फ उतनी सी जगह से वो पॉइंट खुलता है, बाकी जगह से नहीं खुलता है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर याद रखना है कि यहाँ पर क्या रहना है, एक हेलिकेज एंजाइम रहना है ना। हेलिकेज रहना है, और हेलिकेज क्या करना है, यहाँ से जो ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने लगेगा और तोड़ के दो स्ट्रैंड बना देता है ना। तो दो स्ट्रैंड बन जाते हैं दोनों साइड में। और दूसरी चीज, अब हेलिकेज क्या कर रहा था, अच्छे से याद रखना, हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता है, ठीक है। टोपो आइसोमरेज क्या करता है, जो डीएनए जो स्ट्रैंड है उसके अंदर में जो वहां पे कुंडली है ना, जो कुंडली बनी हुई है वो ऐसा है वहां पे घुमा हुआ लपेटा हुआ, तो उसको खोलने का कार्य करता है। और दरअसल दो यहाँ पे हेलिकेज रहते हैं। दो हेलिकेज मतलब क्या चीज हो रही, एक तो यहाँ पर रहना है जहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पर रहना है। दूसरा क्या रहना है, इस वाले भाग में रहना है, उसके दूसरे छोर पे रहना। अब यहाँ पर वाले का तो यूज समझ में आ रहा है कि ठीक है वो कुंडली खोल रहा है, लेकिन यहाँ वाले का क्या चीज है ना, इसको तो यहाँ पर क्या चीज हो रही है, जो दूसरे साइड एंड पे रहता है, जैसे हम रस्सी है ना, रस्सी को खोलते हैं, तो जब खोलते हैं और उसका अगर लास्ट वाला एंड अगर उससे अगर वहां से कुंडली नहीं खुलती है, तो जब हम छोड़ते हैं तो वापस से रस्सी में क्या आ जाती है, कुंडली आ जाती है ना। तो या वहां पर एक प्रेशर जनरेट रहता है, जैसे ही वो वहां पे हम रस्सी के दोनों छोरों को छोड़ देते हैं, वो वापस से लपेटा जाती है। तो सेम यही चीज को यहाँ पे जो टोपो आइसोमरेज रहते हैं वो दो रहते हैं, एक फर्स्ट रहता है, दूसरा सेकंड रहता है। तो सेकंड वाला जो छोर पे जो कुंडली है, जो यहाँ पर जो डीएनए स्ट्रैंड के अंदर में टेंशन है, उसको कम करने का कार्य करता है, ठीक है। एक तो यहाँ के टेंशन को कम करता है कुंडली के, दूसरे उसके छोर के भी टेंशन को कम करता है, नहीं तो वापस से वो स्ट्रैंड क्या हो जाना है, लपेटा जाना है ना। तो हेलिकेज याद रखना है सबसे पहले कि हेलिकेज यहाँ पर, हेलिकेज एंजाइम यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता है। दूसरी चीज टोपो आइसोमरेज जो कुंडली है उसके अंदर में, या जो कुंडली का जो टेंशन है या जो प्रेशर है उसको कम करने का कार्य करता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जहां रेप्लिकेशन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, रेप्लिकेशन उस जगह से स्टार्ट हो रहा है जहां पर ओरी रहता है, समारंभन बिंदु रहता है ना, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ORI जिसको बोलते हैं ना, ये ओरी है ना, ओरी, ये तो ये जहां पर, और ये कहां पर रहता है, इनिशिएशन साइट पे। और इनिशिएशन साइट पे क्या रहता है, स्टार्टिंग कोडान रहते हैं जो रिप्लिकेशन को स्टार्ट कर देते हैं ना। हो सकता है कुछ जैसे प्रोक्रिएटिक कोशिका होगी, तो प्रोक्रिएटिक कोशिका में क्या चीज हो सकती है कि एक रिप्लिकेशन पॉइंट हो सकता है ना। लेकिन जो यूकेरियोटिक कोशिका है उसके अंदर में हो सकता है कि एक से ज्यादा ओरी उपस्थित हो, एक से ज्यादा जगह पे वहां पे स्टार्टिंग कोडान या इनिशिएशन साइट हो, तो वहां से रिप्लिकेशन
स्टार्ट हो जाएगा, है ना। ठीक है, दूसरी चीज आती है डीएनए की रचनात्मक इकाइयां, है ना, कि मतलब यहाँ पे बाइंडिंग ब्लॉक्स क्या क्या रहते हैं डीएनए के अंदर में। तो यहाँ पे क्या रहता है, डीएनए की जो इकाई रहती है वो क्या रहती है, यहाँ पे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड रहते हैं, है ना, ये रहते हैं। और ये क्या होते हैं, सारे के सारे जो पदार्थ है वो सारे के सारे इसमें आके जुड़ते जाते हैं। दूसरी चीज हमने डीएनए के लिए बोला था कि जब यहाँ रिप्लिकेशन स्टार्ट हो रहा है तो उसमें क्या रहता है, एटीपी के अणु की आवश्यकता होती है। और डीएनए क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड की पॉलीमर चेन है ना। तो यहाँ पर क्या हो रही है, जो एटीपी है, एटीपी यहाँ पे डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक ट्राई एसिड के साथ में जुड़ जाता है और यहाँ पे उसको ऊर्जा प्रोवाइड करता है ना। जब ये सक्रिय हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर अगर हम इनिशिएशन साइट लें तो यहाँ पर ये सक्रिय हो गया, साथ में जो इधर जो न्यूक्लियोटाइड्स थे, है ना, जो जैसे कोशिका द्रव्य के अंदर में जो न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं, एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, थायमिन हो गया, ये जो चीजें हैं यहाँ पर वो सब भी एटीपी के अणु के साथ में जुड़ रही है, वो भी सक्रिय हो रहे हैं। देखो एटीपी का यहाँ पे कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, एक तो इनिशिएशन साइट को सक्रिय करने में, है ना, इनिशिएशन साइट को सक्रिय कर रहा है, एंजाइमों को सक्रिय कर रहा है, जो दूसरे असेंशियल फैक्टर है उनको सक्रिय कर रहा है, जो न्यूक्लियोटाइड्स जीव द्रव्य या कोशिका द्रव्य या केंद्रक द्रव्य के अंदर में पड़े हुए हैं उनको सक्रिय कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है ना, साथ में उनको जोड़ने का भी कार्य कर रहा है। तो हर जगह पे यहाँ पे एटीपी का यूज होता है। तो यहाँ पे क्या है, जो मतलब जो फास्फेट समूह है उसके साथ में, या जो फास्फेट वाली जो एनर्जिया है वो यूज में आती है, और खासकर जो सक्रियन का कार्य करती है वो एटीपी करती है। ठीक है, उसके बाद में आते हैं आरएनए प्राइमर। तो आरएनए प्राइमर क्या चीज, छोटे छोटे खंड बन रहे हैं, या यहाँ जो जीव द्रव्य के अंदर में जो न्यूक्लियोटाइड्स पड़े हुए रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, आरएनए प्राइमर कहलाते हैं। और आरएनए प्राइमर के अंदर में जो एंजाइम रहता है, प्राइमेज एंजाइम, वो क्या करता है, यहाँ पे आरएनए की इकाइयों को जोड़ता है। जैसे यहाँ पर मान लो वो यहाँ पे एक एडेनिन को जोड़ रहा है, फिर एक ग्वानिन को जोड़ रहा है, एक साइटोसिन को जोड़ रहा है, थाइमिन को जोड़ रहा है, ग्वानिन को जोड़ रहा है। तो ये ऐसे आरएनए प्राइमर जो एंजाइम रहता है वो जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनको यहाँ पे जोड़ने लग जाता है और एक आरएनए प्राइमर का निर्माण करने लग जाता है ना। और यहाँ पे बहुलीकरण इकाइयां रहती है, तो वो क्या रहती है, एडेनिन हो गया, यूरेसिल हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया। ठीक है, ये चीज रहती है। फिर बारी आती है आरएनए प्राइमेज की। और आरएनए प्राइमेज जो एंजाइम है बेटा, वो याद रखना, यहाँ पे एक या दो नहीं होते हैं आरएनए प्राइमेज एंजाइम, ये बहुत सारे आरएनए प्राइमेज एंजाइम होते हैं ना। ये कामिनी ने क्वेश्चन पूछा था, अभी नहीं आया उसका आंसर, आते से ही दूंगा। अच्छा, ये कल कविता ने भी वो कुछ क्वेश्चन वो किए थे, तो वो मेरे को फिर से सेंड कर देना बेटा, मैं आज उनको इवनिंग में बता दूंगा, है ना। ठीक है, ठीक है। तो हम आरएनए प्राइमर की बात कर रहे थे ना, तो नहीं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की बात कर रहे थे ना। तो जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो कम से कम 200 के समथिंग रहते हैं। क्यों 200 के समथिंग रहते हैं, या उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो अब देखो, जैसे यहाँ पर मान लो एडेनिन था, तो इसके लिए यहाँ पे एक दूसरे तरह का आरएनए पॉलीमरेज रहेगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे यूरेसिल था तो इसके लिए दूसरा रहेगा, ग्वानिन है तो ग्वानिन के लिए दूसरा पॉलीमरेज रहेगा, साइटोसिन है तो साइटोसिन के लिए अलग पॉलीमरेज रहेगा। तो हर एक यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स के लिए जो नाइट्रोजन निशारक है उसके लिए एक नया यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रहेगा, जो उसको जीव द्रव्य से इस स्ट्रैंड तक लाता है ना। अब यहाँ बेटा बेटा क्या बोला हूं, अलग रहना है ना, अलग रहना है। क्वारंटाइन, हाँ, क्वारंटाइन रहना है। हाँ। अच्छा, एक और चीज थी, हाँ, ये जो अभी कोरोना वाला चल रहा है, इसमें अभी जो केसेस वगैरह है वो सब बढ़ते ही जा रहे हैं ना। तो थोड़ा सा बाहर वगैरह जिसको जरूरत नहीं है वो बिल्कुल नहीं निकले, और अपने घर वाले भी निकल रहे हैं तो उनके लिए भैया बाहर पानी वगैरह रख दे कि आके वो हैंड वॉश वगैरह कर ले, है ना, घर में घुसने से पहले। ये चीज थोड़ी सी सारे लोग ध्यान रखो, क्योंकि अभी सारे केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं ना, क्योंकि सब इधर से उधर माइग्रेट होते जा रहे हैं। तो उसके कारण हो सकता है कंडीशन और भी खराब हो जाए, है ना। अभी यहाँ हमारे बैतूल में टोटल 8 केसेस मिल गए हैं, इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखो, है ना।
जो कामिनी ने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर है बेटा 8वां पद, है ना? 8वां है, कामिनी है अभी? यस सर। 8वां है उसका आंसर, ठीक है। चलो। यस सर। एक बार फिर से समझाएंगे थोड़ा? बहुत बढ़िया बेटा, जब YouTube पे डालूंगा ना तब, है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा चैप्टर है तो इसमें अभी आगे बढ़ना जरूरी है ना। यहाँ से ही देखना चालू करो। अच्छा ठीक। हाँ ठीक है, YouTube पर देख लेना ना। चलो, डीएनए पॉलीमरेज, है ना? तो डीएनए पॉलीमरेज क्या हाँ। करता है, यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ पे आरएनए, मतलब यहाँ पे प्राइमर है, इनको ला के वो जोड़ते जा रहा है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे क्या रहना है, डीएनए पॉलीमरेज रहना। दूसरी चीज यहाँ पर एक और चीज याद रखना है, जो एस्चेरिया ई कोलाई है, इसके अंदर में जो यहाँ पे जो क्षार युग्म है, बेस पेयर है, इनकी संख्या याद रखना है 4.6 इंटू 10 की पावर 6 है ना? 10 की पावर 6 है बेटा, ये है ना, 10 की पावर 6 है। तो इसको जो रिप्लिकेशन होना है, इसका जो यहाँ पे सारे जो डीएनए पॉलीमरेज है, जितने भी न्यूक्लियोटाइड्स है, वो जब आके जुड़ते हैं तो उसमें लगता है यहाँ पे 38 मिनट, ठीक है? 38 मिनट लगेगा बेटा, ठीक है? ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना ना। दूसरी चीज, अब जब यहाँ इतनी स्पीड से ये जुड़ रहे हैं, 38 मिनट में उसका इतना बड़ा रिप्लिकेशन हो जा रहा है, इतने सारे यहाँ पे क्षार युग्म रिप्लिकेट हो जा रहा है, जुड़ जा रहा है, नया स्ट्रैंड बना ले रहा है, तो पर सेकंड यहाँ पे एस्चेरिया ई कोलाई में कोई बताएगा कि कितनी स्पीड होती है एस्चेरिया ई कोलाई में न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ने की, क्षार युग्म की जुड़ने की, पर सेकंड? बताओ। बताएगा बेटा? जिनने मेरी क्लास अटेंड करी है उनसे तो उम्मीद रखता हूं ये सारे आंसर करने की। हाँ, कितने क्षार युग्म पर मिनट जुड़ते हैं? त्रिवेणी, आयुषी, वैशाली, कामिनी? सर 2000। सर 2000। हाँ, समथिंग 2000, है ना? 2000 न्यूक्लियर क्षार युग्म पर मिनट यहाँ पे जुड़ने लगते हैं, है ना? अब जो इतनी तेजी से यहाँ पे रिप्लिकेशन हो रहा है, तो चलो इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर अभी इतना याद रखो कि यहाँ पे 2000 जो न्यूक्लियोटाइड्स है, क्षार युग्म है ना, वो कंटिन्यू जुड़ने लग जाते हैं ना। इसके अंदर में, एस्चेरिया ई कोलाई के अंदर में ना। अब ये जो यहाँ पे इतनी तेजी से हो रहा है, तो यहाँ पे एक एंजाइम काम कर पाएगा क्या एक साथ में? नहीं कर पाएगा, है ना? इसीलिए यहाँ पे डीएनए जो पॉलीमरेज एंजाइम है, वो बहुत सारे पॉलीमरेज चाहिए होते हैं। दूसरी चीज, यहाँ पर जो डीएनए पॉलीमरेज का जो बहुलीकरण हो रहा है, वो बहुलीकरण कैसे हो रहा है वो भी देखो बेटा। यहाँ से कैसे हो रहा है, 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर दिशा में हो रहा है ना, 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में हो रहा है ये, है ना? क्योंकि हमने क्या बोला था, डीएनए का जो स्ट्रैंड रहता है वो प्रति समांतर रहता है ना। तो जो यहाँ पे जो स्ट्रैंड बना है वो कैसा था, 5 से 3 की। तो इसके ऊपर जो स्ट्रैंड बनेगा वो कैसे बनेगा, 5 से 3, और इधर में क्या था, 3 से 5 है। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, 5 से 3। अब यहाँ पे क्या चीज हो रही है, लास्ट एंजाइम आता है यहाँ पर, डीएनए लाइगेज आता है। और डीएनए लाइगेज क्या करता है, यहाँ पे जो प्राइमर जो बने रहते हैं, आरएनए प्राइमर बने रहते हैं, उनको जोड़ने का कार्य करता है, ठीक है? इसमें 3 और 5 क्या है बेटा कौन है, नाम बताओ पहले। नीतू, है ना? हाँ। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। चलो, ये मेरी बहन है। तो जहां पे फास्फेट समूह होता है वो 5 प्राइम सिरा कहलाता है, जहां पे OH समूह होता है वो 3 प्राइम सिरा कहलाता है, ठीक है? 5 प्राइम स्थायी होता है और ये अस्थायी होता है। यहाँ पे और भी पॉलीपेप्टाइड चेन्स आके जुड़ सकती है, इस साइड में नहीं जुड़ती है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अब 2 तरह के स्ट्रैंड बन रहे थे ना। एक तो रहता है लीडिंग स्ट्रैंड रहता है और एक लीडिंग रहता है। तो जो लीडिंग हो गया,
है ना, सतत, इसको क्या बोलते हैं, सतत स्ट्रैंड भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर क्या होता है, कंटिन्यू वाले आरएनए प्राइमर जुड़ते जाते हैं और डीएनए पॉलीमरेज या एक डीएनए पॉलीमरेज की श्रृंखला बना लेते हैं ना। और इस साइड में क्या होता है, ये लिगिंग है ना, लिगिंग स्ट्रैंड है, और इसमें क्या होता है, छोटे छोटे खंड के रूप में ये जुड़ते रहते हैं। अब जब ये वाला जैसे यहाँ पे दिख रहा है, सेम वैसे यहाँ पर भी रहता है। तो जो छोटे खंड रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, यहाँ पे लिगिंग स्ट्रैंड में जो हो रहे हैं, पहले क्या चीज होती है, यहाँ पे छोटे छोटे खंड रहते हैं ऐसे ही, है ना, एक एक न्यूक्लियोटाइड आके यहाँ पे जुड़ रहते हैं। तो वो क्या खंड कहलाते हैं, यहाँ पे ओकाजाकी खंड कहलाते हैं, जो डिसकंटिन्यू रहते हैं। मतलब यहाँ पे ये तो लगातार दिख रहा है, लेकिन वो खंड कैसे रहते हैं, टुकड़े टुकड़े में। तो टुकड़े टुकड़े में रहते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं, ओकाजाकी खंड। और इसकी जो खोज है वो करी थी रोजिन ओकाजाकी, और ये क्या थे, एक जापानीज वैज्ञानिक थे, जिनके नाम पर इन खंडों को, मतलब इनने इन खंडों को देखा था जुड़ते हुए, तो उनने इसीलिए उनको ओकाजाकी खंड बोलते हैं ना। अब क्या चीज हो रही है यहाँ पर, जब डीएनए लाइगेज एंजाइम बताया था, डीएनए लाइगेज का क्या कार्य था कि वो खंडों को जोड़ने का कार्य कर रहा था। तो इन ओकाजाकी खंड जो यहाँ पर बने हैं उनको जोड़ देता है और एक पूरा स्ट्रैंड बना लेता है ना। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर हो गया डीएनए का रिप्लिकेशन अब, है ना। अब यहाँ पे एक नया एमआरएनए बन गया है ना, और इसकी दिशा क्या होती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम की ओर रहती है दिशा। ठीक है, अब यहाँ पे ये एमआरएनए बन गया। यहाँ पर अब ये चीज याद रखना है, जो कोशिका साइकिल है, मतलब सेल साइकिल है, उसमें अलग अलग स्टेज थी। कोई स्टेज के नाम बताएगा, कौन कौन सी स्टेज होती है सेल साइकिल में? G0, G0, G1, S, G2, M। ठीक है, M में आती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, फिर मेटाफेज की भी होती है? नहीं, वो एम फॉर मेटाफेज नहीं है बेटा। नहीं, मतलब वो उसके अंदर तो डिप्लोटीन, जाइगोटीन, वो 5 अवस्थाएं होती है ना। हाँ, वो तो फिर हाँ मेटाफेज के अंदर में होती है ना। हाँ, पर वही वो जो एम जो हम वही। सेल साइकिल में लिखते हैं वो क्या है, मियोसिस हाँ, वो माइटोसिस तो रहता अलग है ना। रहता है। हाँ, वो है हाँ ना, हाँ इनकी वो स्टेज है ना। ठीक है, तो अब यहाँ पर हाँ। जो चीज याद रखनी है कि डीएनए का रिप्लिकेशन कहाँ होता है, तो एस फेज में होता है, जो हमने सिंथेसिस स्टेज बोलते हैं हम, संश्लेषण अवस्था, उसमें होता है ना। तो ये चीज यहाँ पर याद रखना है कि सेल साइकिल की जो एस फेज रहती है उसके अंदर में रिप्लिकेशन हो जाता है। ठीक है, ठीक है। यस सर। तो ये अभी हम यहाँ पर बता रहे थे, है ना। अब इसको एक बार फिर से देख लो। जब रिप्लिकेशन हो रहा है ना, तो क्या चीज हो रही थी, नीतू, है ना। अब ध्यान से देख लेना, शॉर्ट में बता रहा हूँ। जब रिप्लिकेशन होता है तो यहाँ पे क्या होता है, हेलिकेज एंजाइम आके हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ने लग जाता है, और जो टोपो आइसोमरेज रहते हैं, टोपो आइसोमरेज यहाँ के कुंडली के टेंशन को कम करने लगते हैं। फिर यहाँ पे आरएनए प्राइमर रहते हैं, जो क्या करते हैं, जीवद्रव्य में उपस्थित प्राइमरों को जोड़ जोड़ के यहाँ पर लाके जोड़ते जाते हैं, और ये दोनों दो स्ट्रैंड बन जाते हैं। जब यहाँ से हट जाता है ये टोपो आइसोमरेज के कारण, जब ये खुल जाते हैं तो वो क्या कहलाते हैं, रिप्लिकेशन फ्रॉग कहलाते हैं ना। फिर उसमें एक लीडिंग स्ट्रैंड बनता है और एक लिगिंग स्ट्रैंड बनता है। लिगिंग स्ट्रैंड पे ओकाजाकी खंड बनने लग जाते हैं, और इसकी दिशा रहती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और यही क्या रहता है, एमआरएनए रहता है। और जो ओकाजाकी खंड रहते हैं इसको आरएनए प्राइमर जोड़ता है, और आरएनए प्राइमर जब बन जाते हैं, जब यहाँ बहुत सारे ओकाजाकी खंड बन जाते हैं, तो उसको डीएनए लाइगेज एंजाइम यहाँ पे आके सारे को एक जैसा एक लंबा सा स्ट्रैंड बना देता है। फिर लास्ट में यहाँ पे रिलीजिंग फैक्टर आते हैं, और उसको वो इस जो पुराना वाला स्ट्रैंड है उस वाले स्ट्रैंड से इस नए वाले स्ट्रैंड को अलग कर देते हैं। इस तरह से एक एमआरएनए का निर्माण हो जाता है। ठीक है, दूसरी चीज ऊर्जा के लिए याद रखना है कि एटीपी का अणु, है ना, एटीपी का अणु चाहिए होता है ना। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा किसका दिया हुआ है, मनुष्य के लिए दिया हुआ है कि 18 मिनट में कंप्लीट होता है ना, और ई कोलाई में 38 मिनट का दिया हुआ था। तो अलग अलग जीवों में रिप्लिकेशन की टाइमिंग अलग अलग रहती है ना। फिर बारी आती है यहाँ पे अनुलेखन और अनुवादन। ठीक है, अनुलेखन और अनुवादन, तो सबसे पहले ये क्या प्रोसेस है, दरअसल प्रोटीन सिंथेसिस की एक प्रोसेस है ना।
बेटा बेटा लीडिंग स्ट्रैंड, हाँ क्या? जो लीडिंग स्टैंड है ना, उसका हम्म। सर वो सिंथेसिस बता दीजिए एक बार। अभी बस इतना याद रखो, देखो लिगिंग जो स्ट्रैंड है उसमें ओकाजाकी खंड बन के लिगिंग स्ट्रैंड पे कंटिन्यू वाला एक डीएनए बन जाता है, ठीक है, मतलब आरएनए बन जाता है, और लिगिंग स्ट्रैंड में टुकड़े टुकड़े में बंटे डायरेक्शन, रहता है। अभी हम यहाँ एक वीडियो प्ले करने वाले हैं, उस वीडियो में क्लियरली दिखेगा बेटा, है ना, कैसे क्या हो रहा है ना, ठीक है, फिर ध्यान देना। चलो फिर यहाँ पे आता है ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन में क्या चीज हो रही है, कॉपी होना किसकी, डीएनए की एमआरएनए में कॉपी होना क्या कहलाता है, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। उसके लिए यहाँ पर कुछ पॉइंट्स चाहिए होते हैं। जैसे सबसे पहला है प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है, इनिशिएशन साइट रहती है जहां पर स्टार्टिंग कोडान रहता है। फिर यहाँ पे संरचनात्मक जीन जो एमिनो अम्ल को नियंत्रित करते हैं, वो वाले जीन उपस्थित रहते हैं दूसरे भाग में एमआरएनए के, है ना। और लास्ट में क्या होता है, टर्मिनेटर होते हैं, मतलब स्टॉप कोडान रहते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने एमआरएनए का स्ट्रक्चर थोड़ा सा नहीं देखा था, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो, है ना। तो ये एमआरएनए हो गया, ये ऐसे क्या टेढ़ा बन रहा है बेटा, पर उसको नहीं है, चलो मैं उसको क्लियर ही कर देता हूँ। जैसे अब ये एक एमआरएनए बन गया है ना, तो ये एमआरएनए बन गया, तो यहां पर याद रखना, हमने टीआरएनए का स्ट्रक्चर देखा हुआ था, पर यहां पर याद रखना ये जो एमआरएनए बना है, ये एमआरएनए कैसा है, अभी यहाँ पे एक 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में। अब यहाँ पर ये जो है मिथाइलेटेड ग्वानिन रहता है ना, मिथियोनिन उपस्थित रहता है यहाँ पे, और यहाँ पे एयूजी स्टार्टिंग कोडान रहता है, और वो क्या कहलाता है, इनिशिएशन साइट कहलाता है। उसके बाद में यहाँ से ये जो भाग अब यहाँ पे तक बच रहा है दूसरा, ये वाला भाग यहाँ तक क्या कहला रहा है, यहाँ पे स्ट्रक्चरल जीन वाला कहलाता है, मतलब यहाँ पे संरचनात्मक जीन रहते हैं जो किसी अमीनो अम्ल को कोडित करके रखते हैं। फिर ये जो अब लास्ट में यहाँ पे बेटा भाग दिख रहा है रेड कलर वाला, यहाँ पर क्या रहना है, टर्मिनेशन पॉइंट रहना है, या टर्मिनेशन कोडान रहना है, या स्टॉप कोडान रहना है, जो क्या करना है, इस जो जैसे यहाँ पर इसका जो कॉपी होना चालू होता है तो उसको रोक देने का कार्य करता है। तो यही चीज कहाँ पे होती है, डीएनए के अंदर भी होती है, जिसके कारण ये जो रिप्लिकेशन होना चालू होता है ये रुक जाता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे शायद हम आगे का वीडियो आने वाला है, वो देखो। ये बेटा ध्यान से देखना है ना। In order for our bodies to function, we need to supply them with a variety of nutrients we get from our diet. Our bodies cannot use the food अच्छा, as it is when it enters. एक सेकंड मेरे को बताओ, इस वीडियो की आवाज आ रही है या मेरी आवाज ज्यादा आ रही है? सर आ रही है पर इंग्लिश में। अब वीडियो की आवाज कम हुई, मेरी आवाज ज्यादा है? हाँ बेटा मेरी आवाज आ रही है, वीडियो की आवाज आ रही थी अभी? आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही है। हाँ चलो, अब ठीक है। देखो यहाँ पर हम जो बता रहे थे कि डीएनए है, उसके अंदर में क्या रहना है, बहुत सारे यहाँ पे जीन उपस्थित रहना है ना। तो ये जो जीन है यहाँ पर क्या होता है, ये प्रमोटर, अब भी बोला था, यहाँ पे स्टार्टिंग कोडान रहना है जिसके कारण रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है। लास्ट में एक भाग ऐसा रहेगा जहाँ पे टर्मिनेशन रीजन रहेगा, है ना। स्टॉप कोडान रहते हैं जहां से डीएनए का रिप्लिकेशन रुक जाता है ना, और इसी के द्वारा यहाँ पर वो कोड उपस्थित रहते हैं, बीच में स्ट्रक्चरल जीन रहते हैं जो किसी प्रोटीन या पॉलीपेप्टाइड चेन का निर्माण करते हैं। दो प्रोसेस होती है, एक तो होती है ट्रांसक्रिप्शन, दूसरी होती है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन में ये चीज हो रही है कि यहाँ पे वो अभी बताया था, ओका हेलिकेज हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ दे रहा था, और यहाँ पे ये आरएनए प्राइमर देखो आके जुड़ते जा रहे हैं और एक कंटिन्यूअस स्ट्रैंड बन रहा है, तो ये ट्रांसक्रिप्शन था। ट्रांसलेशन में ये चीज हो रही, वो जो यहाँ पे एमआरएनए बना है, इधर में यहाँ जो एमआरएनए बना था उसके ऊपर जो कोड है उसके एंटी कोडान टीआरएनए पे रहते हैं जो आके जुड़ते जाते हैं, और वहां पे देखा था अभी ऊपर साइड में गोल गोल बिंदु थे, वो क्या थे, अमीनो अम्ल थे जो आके जुड़ते जा। तो सबसे पहले क्या होता है, जो राइबोसोम रहता है इसके अंदर में क्या होता है, जो आरएनए प्राइमेज रहता है वो क्या करता है, इनिशिएशन साइट ढूंढता है, या 3 प्रोसेस होती है, एक इनिशिएशन, इलोंगेशन और एक टर्मिनेशन। तो जहाँ पे प्रमोटर होता है वहां पे राइबोसोम आके जुड़ता है, और राइबोसोम में 2 यूनिट रहती है, एक बड़ी और एक छोटी यूनिट रहती है ना।
जब ये यहाँ पर जुड़ता है तो ये जो प्राइमर है या ये जो न्यूक्लियोटाइड्स है ये क्या होते हैं, यहाँ पे आरएनए प्राइमर के प्राइमेज एंजाइम के द्वारा सक्रिय हो जाते हैं और उसका इलॉन्गेशन स्टार्ट हो जाता है। ये हेलिकेज ने यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ा और ये प्राइमर लाइगेज है ना, यहाँ पे ये ओकाजाकी खंड बनने लगते हैं, लाइगेज एंजाइम जोड़ने लगते हैं और ये जो स्ट्रैंड बन रहा है देखो यहाँ पे 5 प्राइम टू 3 प्राइम बन रहा है और यहाँ पर इस डीएनए का जो कोड रहता है उसका अपोजिट कोड यहाँ पर आके बनने लग जाते हैं और ये जो अब बन रहा है ये क्या बन रहा है बेटा, एमआरएनए बन रहा है। लास्ट में आ जाती है टर्मिनेशन रीजन जहाँ पे स्टॉप कोडान रहते हैं, तो यहाँ जैसे ही आता है तो ये राइबोसोम यहाँ से हट जाता है और ये एमआरएनए का निर्माण होना बंद हो जाता है। और देखो इस साइड में डीएनए वापस से जैसा का वैसा कुंडलित हो जा रहा था, तो यहाँ पर वो टोपोआइसोमेरेज वाला काम बताया था। अब ये जो एमआरएनए बना है इसमें क्या होता है, अलग अलग भाग रहते हैं। सामने साइड में यहाँ मेथाइलेटेड ग्वानिन रहता है, ये स्ट्रक्चरल जीन रहते हैं इसके अंदर में, कुछ यहाँ पे नॉन कोडिंग जीन भी रहते हैं जो किसी भी एमिनो अम्ल को नियंत्रित नहीं करते हैं। तो उसमें क्या होता है, रूपांतरण होता है और वो वाले जो नॉन कोडिंग जीन है वो सारे जीन हट जाते हैं और यहाँ पर सिर्फ क्या बच जाते हैं, जो कोडिंग जीन रहते हैं वो बच जाते हैं और ये मेथाइलेटेड ग्वानिन एटीपी के साथ में जुड़ के सक्रिय हो जाता है और उसकी दिशा उसको आगे बढ़ने में मदद करता है। फिर ये यहाँ पे आरएनए प्राइमर एंजाइम नहीं डीएनए पॉलीमरेज जो नॉन कोडिंग रीजन रहते हैं उसको हटा देते हैं, है ना, उसमें सिर्फ कोडिंग रीजन रहने देते हैं। लास्ट में टेल रहती है जिसके ऊपर में बहुत सारे एमिनो एडेनिन रहते हैं, कम से कम 200 रहते हैं। जब ये सक्रिय हो जाता है तो केंद्रक से बाहर निकल रहा है और कोशिका द्रव्य में आ जा रहा है। कोशिका द्रव्य में इस पर क्या हो रहे थे, हमने बताया था स्ट्रक्चरल जीन उपस्थित है जो किसी भी तरह के अमीनो अम्ल को नियंत्रित कर रहे हैं ना, जिसमें कोई प्रोटीन का निर्माण होने की सारी जानकारी रहना है। तो ये जो प्रोसेस हुई यहाँ तक की, ये क्या कहला रही थी, यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन कहला रही थी। फिर यहाँ पे हम ये एक जेनेटिक कोड की एक हम डिक्शनरी देखेंगे, ये आराम से देखेंगे इसमें कैसे क्या हो रहा है, वो सारी चीजें भी बताऊंगा, है ना। तो ये हो गया एमआरएनए। अब ये कहाँ आ गया, कोशिका द्रव्य में। ये एयूजी स्टॉप कोडान स्टार्टिंग कोडान है, लास्ट में इसमें इधर टर्मिनेशन था। तो अभी देखो यहाँ पर क्या होना है, अब यहाँ पे ट्रांसलेशन चालू हो गया। तो राइबोसोम की 2 यूनिट रहती है, तो दोनों यूनिट आके यहाँ पे जुड़ जाती है। और टीआरएनए बताया था, इसके ऊपर एक साइड में अमीनो एसिड रहता है और एक साइड में यहाँ पे एंटीकोडान उपस्थित रहते हैं, किसके ऊपर, टीआरएनए के ऊपर। तो ये आते जाता है और इस कोड के अनुसार यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, है ना, वो उससे पता चलता है कि किसको आना है और किसको नहीं आना है ना। तो ये आता है, बाइंड होता है, फिर यहाँ पर राइबोसोम की बड़ी यूनिट आ गई, वो भी जुड़ जाना है। यहाँ पे कुछ रिलीजिंग फैक्टर रहना है, इनिशिएशन फैक्टर रहना है ना। ये सारे फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं ना। फिर आरएनए में भी 3 पार्ट रहते हैं, एग्जिटिंग पॉइंट रहता है, प्रिपरेशन साइट रहती है ई, बी और ए। एडिटिंग आने वाला ए, यहाँ पे बी फॉर पेयरिंग साइट और यहाँ पर ई फॉर एग्जिटिंग साइट। तो ये 3 साइट रहती है जिसके अंदर में टीआरएनए आता है, जुड़ता है, फिर यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे जुड़ा और इस साइड में गया, एग्जिट साइड में जाके बाहर हो गया। जब तक ये इधर बाहर जाने के लिए तैयार होता है, ये दूसरा वाला टीआरएनए यहाँ पर आके इससे जुड़ने के लिए तैयार रहता है। फिर यहाँ पे फास्फो यहाँ पे जो डाइएस्टर बॉन्ड है वो बनने लग जाते हैं इन दोनों एमिनो अम्लों के बीच में और यहाँ पे जुड़ जाते हैं और ये एक लंबी सी साइकिल बनाना चालू कर देते हैं ना। और यहाँ पे अभी बताया था, ये एटीपी के अणु के द्वारा सक्रिय हो रहे सारे टीआरएनए, और टीआरएनए तब तक विघटित नहीं होता है जब तक यहाँ पे ये पूरे एमआरएनए का ट्रांसलेशन नहीं हो जाता है ना। और ये राइबोसोमल आरएनए के बारे में तो बताया था, जब तक आरएनए राइबोसोम रहता है तब तक वो रहते हैं ना। तो टीआरएनए, एक ही टीआरएनए बार बार भी यूज में आ सकता है एटीपी के द्वारा सक्रिय होके, है ना। फिर ये कोड, जो कोड रहता है उसका एंटीकोडान यहाँ पर उपस्थित रहता है ना। फिर जब ये आके यहाँ पे जुड़ रहा है ना, ये एक जुड़ा तो ये आगे खिसक जाना है, आगे खिसक गया और ये जो एमिनो अम्ल है इससे निकल के कहाँ पे आके जुड़ गया, इस दूसरा टीआरएनए उसके साथ में। यही प्रोसेस क्या होते जाना है, अब कंटिन्यू चलते जाना है। फिर से इधर से एक दूसरा टीआरएनए आना है, यहाँ पर उस कोड के अनुसार वो सक्रिय होना है, इधर से जुड़ जाना, इधर से एग्जिटिंग साइड से क्या होना है, बाहर निकल जाना है वो टीआरएनए और जाके वो दूसरे अमीनो अम्ल के मॉलिक्यूल को लेके आने लग जाता है। अब इस तरह से ये प्रोसेस चलते रहेंगी जब
तक चलते रहेंगी जब तक क्या होता है यहाँ लास्ट में स्टॉप कोडॉन नहीं आ जाता। जब स्टॉप कोडॉन आता है तो यहाँ पर क्या होता है, एक रिलीजिंग फैक्टर आता है, और ये रिलीजिंग फैक्टर क्या करता है, एमआरएनए को फ्री कर देता है, टीआरएनए को फ्री कर देता है, राइबोसोम की दोनों यूनिटों को फ्री कर देता है। और जो यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड की जो चेन बन रही थी वो अभी कैसी थी, 2D बनी थी, तो उसमें क्या करता है, यहाँ पे चेंजेस करता है और एक 3D स्ट्रक्चर बनाता है। और जब इसमें 3D स्ट्रक्चर बन जाता है तो यहाँ पर वो एक प्रोटीन का एक पूरा मॉलिक्यूल बन जाता है, और ये फिर यहाँ से केंद्रक से बाहर निकलने लग जाना है। अगर केंद्रक के अंदर में हो रहा है तो केंद्रक के अंदर में, बाहर साइड में हो रहा है तो भी ये इधर गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह के पास जाके जिस भी तरह के उसके अंदर में कोड थे उस तरह के यहाँ पे वो एंजाइम या प्रोटीन के मॉलिक्यूल बन जाते हैं, और वो भी जहाँ पे भी सेल के अंदर में जिस भी तरह से उनका यूज करना है उस तरह से वो यूज में आने लग जाते हैं। जहाँ डाइजेस्टिव एंजाइम बनाए है ना। of the body to occur properly, such as breaking down food particles and digestion. इतना ठीक था बेटा? यस सर। Yes, sir. ये और एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ, इसको भी देखो। और 6 मिनट बचे हुए, 6 मिनट बाद में जब दूसरी, मतलब 10 मिनट बाद जब दूसरी क्लास कनेक्ट होंगी तो वहां पर यहाँ से कुछ भी डाउट आता है तो बताना, और इसको अभी एक्सप्लेन भी करूंगा। ये तो बहुत शॉर्ट में, अभी ये बहुत बड़ी प्रोसेस है ना, तो देखते जाओ यहाँ पे क्या चीजें हो रही है ना, और उसको फिर मैं आगे उसमें क्या क्या चीजें हो रही है, तो एकदम ऊपर से बताया है ना, सुपरफिशियली। अभी हम इसको डीप में भी देखेंगे सारी चीजें, है ना, तो बस देखते जाओ क्या हो रहा है। tRNA synthetase. The enzyme macromolecule has two bindings. One site recognizes the amino acid methionine. This is followed by binding of the ATP molecule and release of pyrophosphate, resulting in activation of amino acid. Finally, tRNA and the activated amino acid bind together. This amino-acylated tRNA is known as MET-tRNA and is released from the enzyme. This marks the commencement of the first stage of protein synthesis, the initiation stage. During the initiation stage, a small subunit of ribosome binds to the mRNA strand. The mRNA strand is made up of codons, which are sequences of 3 bases. Then the ribosome subunit moves along the mRNA in 5' to 3' direction until it recognizes the AUG codon or the initiation codon. At this point, MET-tRNA, possessing the anticodon UAC, pairs up with the AUG codon of the mRNA. Then a large subunit of ribosome combines with a small ribosomal subunit. The large subunit shows 3 sites: the aceptor site or the A site, the peptidyl site or the P site, the exit site or the E site. This whole unit forms the initiation complex. This is followed by the elongation stage. During this stage, another tRNA carrying molecule of an amino acid approaches the mRNA ribosome complex and fits in the A site. Then a bond is formed between methionine and the amino acid molecule on the tRNA. As a result, MET-tRNA becomes deacylated. The ribosome then advances a distance of 1 codon, and the deacylated tRNA shifts to the E site from where it dissociates. Meanwhile, another tRNA carrying amino acid molecule attaches to the A site. This is followed by the binding of the amino acid molecules.
Repetition of this process leads to the formation of an amino acid chain. This event is called elongation. Finally, when the UAG codon or the stop codon reaches the A site, elongation is terminated. Termination is the last stage of protein synthesis. The chain of amino acid molecules is released from the ribosome. This released amino acid chain is the protein, and this part of protein synthesis is known as translation. Then the tRNA detaches from the mRNA. Ribosome detaches and dissociates into its small and large subunits. Summary. DNA. तो बेटा फिर से कनेक्ट करना है ना, और जो भी कुछ यहाँ पे थोड़ा देख के जो भी डाउट आया है वो फटाफट मैसेज कर देना, है ना, क्योंकि इसके बाद इसका एक्सप्लेनेशन हम चालू करेंगे, ठीक है। सर 10 मिनट बाद में करना है। हाँ 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 10 मिनट बाद बेटा, 10 मिनट बाद। ओके। ना थोड़ा सा रेस्ट भी तो चाहिए। चलो ये वाला भी वीडियो जब तक दिख रहा है देखो, जैसे ही एंड हो जाएगा फिर 10 मिनट बाद कनेक्ट कर लेना, ठीक है। The new DNA molecule must preserve the fidelity of the underlying base sequence. DNA replication in a nucleus begins when an enzyme called helicase breaks the hydrogen bond between the two strands of DNA. It unwinds the double helix DNA into two single strands that serve as templates for the replication of DNA. The resulting structure is called a replication fork. The leading strand is formed from its 5'